ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं यासीन आज़ाद साहब, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। मोहतरमा की शहादत होती है और उस वक्त इलेक्शंस करीब थे, लेकिन उस वक्त ये फैसला किया गया कि इलेक्शंस को 4 से 8 महीने हफ्तों के लिए डिले कर दिया जाए। वो डिले हो गए थे, यानी कि अगर कोई हालात ऐसे होते हैं तो डिले किया भी जा सकता है। मुल्क इस वक्त हम डूबे नहीं हैं, तो गर्दन तक तो हम आ चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला बेहतर करे, महफूज करे, चीजें वैसी ना हो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुदा ना करे। लेकिन एक इलेक्शन में 40 से 50 अरब रुपए जाते हैं इलेक्शन से। इस वक्त आप क्या समझते हैं, एक तरफ सिक्योरिटी की सूरत हाल, दूसरी तरफ इलेक्शन होना, किस तरह से मुल्क को बेहतर बनाया जा सकेगा? क्या सियासी जमातें अपनी सियासत पे कंप्रोमाइज कर सकेंगी, इंक्लूडेड योर पार्टी? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम से जो बात कर रहा हूँ तमाम जमातों को शामिल करके बात कर रहा हूँ। मैं गलत तरीके से कभी भी अपनी जमात को डिफेंड नहीं करता। पाकिस्तान का आइन है 1973 का। उस आइन के मुताबिक यह है कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। ये तो आइन की एक रिक्वायरमेंट है और आइनी एतबार से आपको इलेक्शन कराने ही कराने हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इससे पहले आपने देखा होगा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ने 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा। आप 1 सीट रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते। अब आपने कल जो ऐलान किया, आपने कहा कि 33 सीटों पे एक ही आदमी खड़ा होगा, राइट? 33 सीटों में 1 सीट आपकी आ गई। तो क्या आप बार बार एक ही आदमी हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगा? तो ये जो पाकिस्तान का जो पैसा गया होगा, क्योंकि 33 सीटों पे आपने तो 33 मेंबर को तो इलेक्ट करना है ना। तो आप 33 सीटों पे कहते हैं हमारा एक ही आदमी लड़ेगा, तो वो 33 सीटों पे उसका तो एक ही वोट काउंट होगा ना। 33 वोट जी, तो काउंट वो नहीं। उनका जुमला जो मेरे कानों में गूंज रहा है इस वक्त, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें कौन सा असेंबली में जाना है। मतलब ये एक जुमला था कि हमें कौन सा असेंबली में जाना है, मैं खड़ा रहूं या कोई और खड़ा रहे। देखें, आप फिर वही आ गया। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान को के जो माशी सूरत हाल है उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। आपको अपनी अना की जंग लड़नी है। आपको अना की जंग लड़नी है तो फिर सियासी जमातें इस बात की जिम्मेदारी भी कबूल करें कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसमें वो बराबर के जिम्मेदार हैं। वो भी करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी जो सियासी सूरत हाल है, जो सिस्टम है, उसको चलाएंगे तो हमारा 1973 का है ना, उसके मुताबिक चलाएंगे। इस वक्त तकरीबन 124 सीटें हैं कौमी असेंबली की खाली हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत डिसॉल्व हो चुकी और पंजाब के बाद KPK की हुकूमत खत्म हो चुकी। आप ये बता दें कि एक दिन आपने एडी चोटी का जोर लगाया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब को हुकूमत को वोट लेना चाहिए। उसने ले लिया और उसी वज़ीर 12.5 करोड़ की आबादी के वज़ीर आला ने एक बंदे की खुशनुदी के लिए उठा के पूरी असेंबली तोड़ दी। इससे आप ये अंदाजा करें कि हमारे सियासतदान कितने संजीदा होकर काम कर रहे हैं, कितने बेहतर अंदाज में मामला को चला रहे हैं। सर, मुसर्रत से भी राय ले लेते हैं। मुसर्रत, आपकी तरफ आएंगे, वही बात आपसे भी सवाल पूछूंगी। एक इलेक्शन होता है, 40-50 अरब रुपए का आपके एक बजट मुख्तस करना पड़ता है। अभी जैसे बात की इमरान खान साहब ने कि ठीक है जी, 33 असेंबली का भी इन्होंने भी, यासीन आज़ाद साहब ने भी जिक्र किया कि 33 अगर सीटें होती हैं, 33 के 33 पे मैं खड़ा रहूँगा। साथ ही साथ उनका जो पार्टी का अपना जो इजलास होता है उसमें ये बात की जाती है कि हमें कौन सा असेंबलियों में जाना है। अगर मैं खड़ा रहता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और भी जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। क्या समझते हैं ये मौक़िफ़ को? इतने बुरे हालात हैं, उस पर भी हम यही कर रहे हैं, कौन असेंबली में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, सीटें जीत जाऊंगा। क्या सोचती हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप? सर, मैं तो एक शागिर्द हूँ पॉलिटिक्स की, तो मैं नहीं समझती हूँ कि खान साहब जो है ना कोई भी जो स्टेप उठा रहे हैं ये कोई सेंसिबल स्टेप नहीं उठा रहे। लेकिन बात दरअसल ये कि उन्हें पता है कि अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन पे। जब आपने खुद ही कह रहे हैं कि जी असेंबलियों में जाना नहीं है, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि जी हम जाना चाह रहे हैं कि अपोजिशन के अंदर हम बैठे। फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी लोग नहीं। तो आपने मुल्क
के पैसे को अवाम को समझ क्या रखा है, अपनी अना की खातिर, अपनी नाक आपकी नीचे ना हो, आप समझे कि जी जो मैं कहूँ वो होता रहे, तो ये सियासत नहीं है। खान साहब, आप सियासत करें, खुदा का वास्ता है, आप अपने मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने में बेहतरीन रोल प्ले करें, गवर्नमेंट के साथ करें। जब आप गवर्नमेंट में थे तो ये आपसे अपोजिशन में थे, बात करना चाहते थे तो आप कहते थे ये करप्ट है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। आज आप अपोजिशन का हिस्सा हो, आप गवर्नमेंट में नहीं हो, और ये गवर्नमेंट में तब भी वो कहते हैं कि आए बात करें, लेकिन आप बात करना नहीं चाहते। तो देखें, बात सना हल क्या होता है, टेबल टॉक होती है। ऐसे रोडों पे मसले हल नहीं होते, ना मुल्क के होते, ना अवाम के होते, ना ही कोई सॉरी ना कोई सियासत होती है इस तरह से। और मैं समझती हूँ खान साहब में सियासी शऊर ही नहीं है, और इसी तरह से वो अपने जो फैन फॉलोअर्स हैं उनको भी जो है ना सिर्फ गालियां तो सिखा रहे, बाकी कुछ नहीं सिखा पा रहे। जो यूथ को है ना वो गुमराह कर रहे हैं, और इस तरह से गुमराह जब करेंगे ना तो हम मुल्क पहले ही हमारा बहुत पीछे है, अपनी यूथ को खराब कर देंगे और पीछे चले जाएंगे। खुदारा इस मुल्क पे आवाम पे रहम करे और मिल बैठकर बेहतरीन हल निकाले, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम लेकर आए। अब जिस वक्त हमारा जो इस वक्त महंगाई का टाइम है, मुझे बताएं इस हद तक महंगाई हो चुकी है। जी जी मुसरत, मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि यासीन आज़ाद साहब से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन पूछना है। यासीन आज़ाद साहब, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जाता है एक तो क्राउड पुलर भी हैं, उनके साथ एक पब्लिक उनके जलसे जुलूसों में भी हमें नजर आती हैं, फिर अभी वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काफ़ी सरगर्म नजर आती हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान आई हैं उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। एक शख्स जिसको ये पता है कि वो ट्रेंड सेटर है, लोगों का जहन बदल सकता है, उसकी बात सुनी जाती है, तो क्यों ना पाकिस्तान के लिए बात की जाए। और इस वक्त तमाम सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए अगर मरियम नवाज साहिबा के भी बयान सामने आए तो आपको नहीं लगता कि ये भी तब्दीली लाएगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अगर ये कोशिश की जाए तो कोई बुराई नहीं है। पार्लियामेंट का जो इदारा है वो वाहिद इदारा है जहाँ बैठ के मसाइल का हल निकाला जाता है। हम जो है जो पब्लिक हैं, हम लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर इसलिए भेजते हैं कि वहाँ जाके ये हमारे मसाइल का हल ढूंढें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि टेबल टॉक की बात तो की जाती है, लेकिन एक जमात ऐसी है जो टेबल टॉक के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि चोरों और डाकुओं के साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं है। लामला कोई बड़ी सियासी जमात है, तो जब वो आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं, और क्या हुकूमत वक्तन फवक्तन पीडीएम की जितनी जमातें वो ये अपील नहीं करती चाहे मिल बैठ के हम मामला को तय करें, तो जब दूसरी बड़ी पार्टी है वो साफ कह देती है कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनकी नजर में दूसरे चोर और डाकू हैं, अपने गिरबान में वो कोई जंग करने के लिए तैयार नहीं है कि हम देखेंगे ना हम क्या हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैं ये कहता हूँ कि क्या हमारे पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के मौजूदा वसाइल जो हैं या मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए संजीदा हैं? मुझे तो कभी संजीदा नजर नहीं आता, क्योंकि आप बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। इवन दो भाइयों के दरमियान भी अगर झगड़ा हो, अदालतों में अगर मामला जाता है तो बिला आखिर कितनी लंबी चौड़ी लिटिगेशन चले, एक न एक दिन उन दोनों भाइयों को टेबल पे बैठकर मामला को तय करना होता है। मैं जिस तरह पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों को इस बात पे सोचना चाहिए। ये पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। माशी एतबार से हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। हमारे तमाम इदारे तबाह बर्बाद दे चुके हैं। हमने मुल्क को एक ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया जहाँ से बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो बेहतरी कौन लाएगा? सियासतदान लाएंगे ना। तो सियासतदान जब मिल के बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो जानबूझ करके पाकिस्तान को हालात इसको इतना खराब कर रहे हैं। और हम जिस तरह मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट करता हूँ जुमला, कि 1971 के वाक़यात से भी हमने सबक हासिल नहीं किया। इन फ्यूचर हमारा क्या होगा, किस तबाही बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन हम अपने माजी से सबक नहीं सीखते। 1971 की बात की और कुछ इल्ज़ामात हमारी 3 साल 7 महीने रहने वाली गवर्नमेंट पे भी है। क्यों है, उन्हीं की पार्टी से पूछेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुसरत, आपकी तरफ से आएंगे। मुसरत, क्या समझती हैं इस वक्त
बार बार ये बात हो रही है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तमाम जमातों के इल्ज़ामात, सब चीज़ें अपने सामने ही मौजूद हैं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी एक सूख किया गया है इमरान खान साहब को, और ये कहा गया है कि जी ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको साबित किया जाए, या तो माफ़ी मांगी जाए या फिर 10 अरब रुपए का हर्जाना भरा जाए। क्या समझती हैं कि इस वक्त कोई सॉफ्ट कॉर्नर, चले ठीक है आपकी पार्टी को तो हम बार बार कहते हैं जी सॉफ्ट, मतलब एक सियासी मंझी भी पार्टी है और सियासत भी करना जानते हैं, अभी मौजूदा हालात में क्या ये चीजें बैक नहीं की जा सकती कि चलें जी लड़ाई झगड़ा एक तरफ करते हैं, चीजों को बेहतर कर लें? देखिए मैं बताऊं, मैं किसी और पार्टी के लिए तो नहीं कह सकती, और कम से कम खान साहब के लिए तो कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि वो कभी भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी मान सकते हैं और बैठ सकते हैं, लेकिन इस किस्म के जो गलीज किस्म के इल्जामात हैं, पहले कहते थे जी अमेरिका ने के अंदर साजिश हुई, फिर कहते थे जी रजीम चेंज हुआ, फिर कहते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी मेरी जान को खतरा है, उनसे मुझे खतरा है, वो मुझे मार देंगे। भाई आप हो क्या चीज जो आपको मार देंगे? क्यों मार देगा कोई आपको? खुदा ना खास्ता आसिफ अली जरदारी क्या मतलब कातिल है? क्या वो कत्ल करता रहता है? वो एक जीरक सियासतदान है। आप इस मुल्क का एक पार्टी को चेयरमैन है, आप उसको किस तरह से कह सकते हैं कि आप इल्जामात लगाएंगे? या तो इल्जामात लगाएं, आपने उसको साबित करें, और या फिर माफी मांगे। दोनों में से कोई एक काम है। वैसे तो कहते ही हैं कि यू टर्न जो लेता है वो बहुत बड़ा जो है ना लीडर होता है, तो ये फिर यू टर्न ले लेंगे और कहेंगे मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ। देखिए अपने आप को मनवाएं, ये ना सोचे सना कि मैं अगर हूँ कुर्सी पर तो सब ठीक है, और अगर कोई और आ गया और मुझे अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है तो इनके पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। भाई अपोजिशन भी तो रोल प्ले कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती? मुल्क की बेहतरी के लिए आप गए क्यों? अगर आप गए थे तो आपने पंजाब से क्यों इस्तीफा दिया? कितना टाइम रहता था? आपने केपीके से क्यों इस्तीफा दिया? और फिर कहते हैं तनतनाई मैं हूं हर जगह, जहां इलेक्शन हो कौमी असेंबली का, मियाँ खुद ही खड़े हो जाते हैं कि जी मैं ही बहुत बड़ा लीडर हूँ, और तो इनको अपनी पार्टी में कोई नजर नहीं आता। वैसे दूसरों पर तनकीद करते हैं, दूसरों की पार्टी के लिए कहते हैं कि जी हर चीज के अंदर इनको खुद ही नजर आता है, खुद ही अपने आप को आगे रखते हैं, बाकी इनको पॉलिटिकल वर्कर नजर नहीं आते। तो आज खान साहब को पॉलिटिकल वर्कर नजर नहीं आ रहा। चले क्योंकि हम प्रोग्राम में तमाम लोगों की राय लेते हैं, जाना ही नहीं है असेंबली में, मुसर्रत किस लिए कहते हैं कि इलेक्शन हो? ठीक है मुसर्रत, क्योंकि तमाम लोगों की राय लेना जरूरी है। आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू जी। अब्बासी साहब पेशावर सानिया हो, इस पे हमने कुछ डिस्कशन भी की है, लेकिन दूसरी जमातों की तरफ से खासतौर पे इस वक्त गवर्नर केपीके हाजी गुलाम अली ने कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में एक बात कही है कि जो पहले की हुकूमत थी उनको ये तमाम खदशात का इल्म था, लेकिन कभी भी अपनी सियासत के अलावा कभी सिक्योरिटी पर्पस पे तवज्जो नहीं दी गई, जबकि पता था कि केपी एक हसास सूबा है। क्या कहते हैं इस पे? का इजहार करता हूँ और मजम्मत करता हूँ इस बुज़दिलाना हमले की, और उसके बाद सबसे ज्यादा मजम्मत करता हूँ मैं ये जो सो कॉल गवर्नर बना दिए गए हैं सिर्फ रिश्तेदारी की बेस पे, वो एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं और इतना बड़ा सानिया हुआ है उनके सूबे में, और उनको इस किस्म में गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए शर्म नहीं आई। इस टाइम उनकी जिम्मेदारी ये केयर टेकर वजीर आला एक दिन पहले बना है, वो उस सूबे के हसास सूबे के गवर्नर बना दिए गए। उनमें कोई एहलियत, कोई क्वालिटी, कोई सलाहियत नहीं है सिवाय इसके कि वो करीबी रिश्तेदार है मौलाना फजलुर रहमान के। यही इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जब लोग अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को करना शुरू कर देते हैं, उनको इस तरह नवाजना शुरू कर देते हैं, वहां नुकसान मुमलुकत का होता है, वहां नुकसान पब्लिक का होता है, वहां नुकसान रियासत का होता है। तो इन जैसे लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया, इक्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, कल्चरली। इस किस्म के लोग इसको इस टाइम शर्मिंदगी से इस्तीफा दे देना चाहिए, बजाय इसके कि इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें करे ये गवर्नर। अच्छा, ये बात भी कही जाती है कि जी केपीके जब पता था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, पहले भी कह रहे थे, जब असेंबली तहलील नहीं हुई थी उस वक्त कहा जा रहा था कि ना किया जाए ऐसा,
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, फिर भी असामियां तहलील की गई, तो क्या मुल्क के लेकिन मफाद में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कुछ अरसे इसको रोक लिया जाता? डॉक्टर साहब ये सियासी फैसला था। इसके साथ मुल्क जो सूबा होता है वो चलाती है आपकी इंतजामिया, जिसको आप आसान अल्फाज में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी। वो एक ढांचा होता है, मुकम्मल ढांचा, जो ऊपर पॉलिटिकल लोग होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं, वो पॉलिसीज देते हैं। तो उसमें जो जिम्मेदारी होती है सूबा चलाने की, वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी की होती है, इंतजामी तौर पे चीफ सेक्रेटरी की, और जो सिक्योरिटी वाइज है वो आईजी की। उसमें बिल्कुल हमारा एक सियासी फैसला था, और सियासी फैसला करने का हमें हक हासिल है। हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब हमने समझा कि मुल्क मसाइल के दलदल में फंसता जा रहा है, मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है, और हम इस तबाही का ऐसा नहीं बनना चाहते। इन जैसे लोग तो काउंसलर भी नहीं छोड़ सकते। हमने 2 सूबों की अबाउट 15 करोड़ लोगों की आबादी की हुक्मरानी सिर्फ इस वजह से छोड़ दी कि मौजूदा हालात में इस सिस्टम का हिस्सा रह के हम इस तबाही में जिम्मेदार नहीं बनना चाहते थे। अच्छा, ये कहा जा रहा है 33 सीटों से इमरान खान साहब का ही नाम आ रहा है कि वो ही इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं इस वक्त। क्या समझते हैं कि फिर वो आप लोग असेंबली में वापस भी नहीं जाना चाहते? फिर क्या ये जो मौजूदा हालात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो पैसों का जिया नहीं होगा? क्या वो मुल्क पे दबाव नहीं पड़ेगा? नहीं, हम इसको किसी और तरह देखते हैं। हम इसको इस तरह देखते हैं कि ये लोग सिर्फ अपनी करप्शन को खत्म करने के लिए, करप्शन के केसेस को खत्म करने के लिए, मुल्क की जो हालात इनके बने हुए उनको मजीद बिगाड़ने के लिए और अपने हालात सुधारने के लिए ये ऐसे सिमत लेके जा रहे हैं जिसमें तबाही तबाही है। तो अब असम्बली में जाने का, इस असम्बली में जाने का कोई फायदा नहीं है किसी तरह भी, किसी को भी। तो हम बिल्कुल इनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम 33 सीटों पे इमरान खान को इलेक्ट करते हैं तो इट मीन्स कि अवाम इन पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। असम्बली अवाम को ना कुछ दे रही है और ना असम्बली के साथ इस वक्त अवाम की कोई दिलचस्पी है। पिछले 10 महीने में आप एक दिन भी अगर महंगाई पे बहस हुई हो, एक दिन भी अगर अमन अमान पे बहस हुई हो, एक दिन भी आपके अगर खारजा पॉलिसी पे, इक्तिसादी पॉलिसी पे, दाखिली पॉलिसी पे, माशियात पे, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर पे एक दिन भी इन्होंने बहस की हो, एक दिन भी कोरम पूरा हुआ हो, तो हम समझते हैं कि ये असम्बली ये इस बात से मैं आपकी मुत्तफिक हूँ कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है, यकीनन हमारे सामने हम भी रोज के हाल देखते रहते हैं। जो अभी नया मुद्दा आया है वो जरदारी साहब के हवाले से सामने आया है। जरदारी साहब की तरफ से हर्जाना किया गया है 10 अरब रुपयों का, और उस पर कहा गया है जी जो कत्ल का इल्ज़ाम और इक़दाम कत्ल की बात की जा रही है, कत्ल में मुलविस होने की बात की है। शेख रशीद साहब को भी तलब कर लिया गया था, इस्लामाबाद पुलिस ने तलब कर लिया था। इस हवाले से इमरान खान साहब पे भी है या तो माफ़ी मांगी जाए या जो है वो हर्जाना दिया जाए। हत्या के इज्जत का एक दावा किया गया है। क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, खान साहब को खदशा है, और वो खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, जो कि सेनेट में भी लार्जेस्ट पार्टी है, कौमी असम्बली में भी लार्जेस्ट पार्टी थी। 2 सूबों में हुकूमत हमारी है और 2 में अभी हमने खत्म किए। तो इतना जिम्मेदार शख्स कभी भी बगैर किसी वजह के किसी शख्स पे इल्जाम क्यों लगाएगा? फिर जरदारी साहब का जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इवन के मोहतरमा बेनजीर भट्टू शहीद के जो कत्ल के इल्जाम है वो भी मुख्तलिफ जराए से कि अपनी पार्टी के लोग इन पर लगाते रहे हैं, जिसमें आपको पता ही है कि उनकी जो मैडम नहीद थी, जो उनकी सेक्रेटरी थी, और बहुत से लोग उनके जो पार्टी के उस टाइम करता धरता थे, वो भी ये समझते थे कि जरदारी साहब उन पे उस कत्ल में भी मुलव्वस है। जरदारी साहब जुल्फिकार अली भट्टू के बेटे के कत्ल में मुलव्वस समझे जाते रहे, और अब तक लोग समझते उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो तो आपको पता है कि अच्छा, आरिफ अलवी साहब, आरिफ बासी साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ तल्ख बयान हो गया है। मेरा ख्याल है कि हम पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लेते हैं। मुसरत, क्या कमेंट करेंगी इस पे? मुसरत हमारे साथ मौजूद है? मुसरत हमारे साथ मौजूद है इस वक्त? ठीक है, मुसरत की आवाज मुझे स्टूडियो में नहीं आ रही है। ठीक है आरिफ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आरिफ अब्बासी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा।
और जो उनकी मालूमात बेस्ड है, वो उन्होंने इल्जाम बराए इल्जाम नहीं लगाया। और शेख साहब के खिलाफ जो एप्लीकेशन अपारा थाने में दी गई है, और आप पता ही है उसमें क्या लिखा गया है, तो ये शेख साहब के, बल्कि हम सारे इकट्ठे थे आज, और उनकी जो लाल हवेली उसको सील किया गया, जो अदालत ने सुबह सील हुई, शाम को अदालत ने उसका फैसला दे दिया कि वो शेख रशीद की मलकियत है। इस किस्म के हथकंडे का जमाना अब नहीं रहा, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। ये अभी 90s की दाई में सियासत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये 2023 है, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है। इनको शायद ये अपना इनस्टेप नहीं हो पा रहे मौजूदा हालात में। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जरूरत है, अगर ईमानदारी से सोचा जाए, तो फ्रेश मैंडेट है। ठीक है मुसरत सर, आपका मौकफ आ गया। मुसरत हमारे साथ मौजूद है। मुसरत, क्या कमेंट करेंगी इस वक्त? अगर आपने आवाज सुनी हो, अब्बासी साहब ने कुछ सीरियस इल्जामात लगाए हैं, क्या कमेंट करेंगी इस पे? शायद अब्बासी साहब तक या आप तक आवाज नहीं पहुंची। मैं कह रही हूँ अब्बासी साहब को शर्म आनी चाहिए इस किस्म के एलिगेशन लगाते हुए। और जो कह रहे हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के कत्ल में आसिफ अली जरदारी खुदा न खास्ता मुलविस है। और इन्होंने एक और एलिगेशन लगा दिया कि नाहिद खान साहिबा को अभी आप जो है ना टेलीफोन लाइन पे ले लें कि अगर नाहिद खान साहिबा ने कभी ऐसा कोई भोंडा किस्म का, जिस तरह ये एलिगेशन लगाया हो बीबी साहिबा के हवाले से आसिफ अली जरदारी पर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकी जो परवरिश है ना, इनके कायद से लेकर यहाँ तक झूठ का पलंदा है ये लोग। और इसके अलावा कुछ गुमराह मत करें ना आवाम को। हमने तो कहा है ना, आपने एलिगेशन लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पे, तो साबित करें। हमने तो कहा है साबित करें, वरना हरजाना दे या फिर माफी मांगे। और ये तो क्या करेंगे। इनके अलावा जो है ना, इनका सरबराह झूठ बोलना शुरू करता है तो नीचे की लाइन जो है ना शुरू हो जाती है कि खुदा ना खास्ता इनको सवाब मिलेगा कि वही झूठ बोले या वही गालियां दे, और इसके अलावा इनको कोई काम ही नहीं आता। लेकिन ये जो बात है, ये इन्होंने तो सीरियस कह दिया कि मुझे तो नहीं लग रही है, तो कहने कि उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर बात की इन्होंने कि जी उनके पास एक इंफॉर्मेशन भी आई है और ये सब चीजें हैं। क्या समझती हैं कि साबित कर सकेंगे ये सब चीजें? सर देखिए, मेरी बात सुनिए। 11.5 साल का एक तवील अरसा होता है, जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल में गुजारा। आप मुझे बताएं कि एक ट्रैक से लेकर अब तक उन पर क्या साबित हुआ। देखिए, बात ये होती है कि साबित करें ना, ये तो बगैर साबित किए हुए एलिगेशन को ही कहते हैं कि वो मुजरिम है। आप मुझ पे एलिगेशन लगा दें बगैर साबित किए हो तो कह रहे मैं मुजरिम हूं, तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती है। आपका तो काम ही यही है, आपका तो काम है ये झूठ बोलना, एलिगेशन लगाना। तो साबित किया करें, एलिगेशंस ना लगाया करें। अगर एलिगेशंस की बात होती तो ये हमेशा लोगों को एलिगेशन लगा के इनका बस चलता, तो या तो लोगों को गोलियां मरवा देते या लोगों को जना सारी जिंदगी जेल में डाल देते। और खान साहब का कोई काम नहीं था कि अकेले रहते और अकेले जो है ना वो खुद साक्ष्य भी करते और हुक्मरानी भी खुद ही करते। अच्छा, अभी जो लाल हवेली में जो कुछ हो रहा है उसका भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि चूंकि वो शेख रशीद साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी बयान दिया है तो उनको मजा चखाया जा रहा है, हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कमेंट करेंगी इस पे? आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बहुत सारे ये बयान देते रहते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना इस किस्म की जो है ना छोटी हरकतें नहीं करता। आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़ा सियासतदान है और वो इस किस्म की नीच हरकत का वो सोच भी नहीं सकता, और ना उसके जहन में इस किस्म की कोई बात हो सकती है। वो कहते रहे और इस चीज में मजा चखाने वाली और इस किस्म की बात इनकी अपनी जहन और अपनी सोच हो सकती है। अपने जहन की अक्कासी कर सकते हैं, जो मर्जी करते रहिए। अच्छा, बहरहाल तमाम चीज़ें हमारे सामने ही हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस वक्त, जो हम जो प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी वही आपसे कंटिन्यू करूंगी मुसरत। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे सिटीज़ में भी जो ख़तरात लाहक हैं उस पर एज अ पॉलिटिकल वर्कर क्या मैसेज देंगी दूसरे लोगों को, सियासी जमातों को, कि मिल के बैठना है, बात करनी है, चलें जी आ जाते हैं, इख्तलाफात बुला लेते हैं? नहीं बिल्कुल जी। सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद अगर सोचा जाए तो वो आवाम की का ख्याल करना है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में इसलिए करना है कि आज अगर एक अख्तियार में है और कल जो है वो अपोजिशन में हो सकती है, ये चीज नहीं है। मैं कहती हूँ कि सबको मिल बैठ कर मुल्क का, आवाम का और बेहतरी का रास्ता निकालना है। और जब बेहतरी का रास्ता निकालेंगे पॉइंट स्कोरिंग ना करें।
एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, बल्कि पाकिस्तान के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, इस मुल्क के बच्चों का सोचें और बेहतर काम करें। मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी तो शायद बैठ जाएंगी, नहीं बैठेंगे तो खान साहब नहीं बैठेंगे। ठीक है, बहुत बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। अब्बासी साहब आपकी तरफ आते हैं, यासीन आजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक बात उन्होंने कही कि एक जमात को छोड़ के तमाम लोग साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी जमात की तरफ इशारा था, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मौजूदा इक़्तिसादी मसाइल हैं उनके लिए बिल्कुल हम समझते हैं हमें बैठना चाहिए, लेकिन उस बैठने के लिए एजेंडा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ उसको मद्देनजर रखे। हम ये समझते हैं कि मौजूदा निजाम में ये निजाम ही इस सारे मसाइल का जिम्मेदार है। तो अगर कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा, हिडन एजेंडा रख के बात करेगा, अपने पॉलिटिकल माइलेज करेगा, अपने गुनाहों की माफी के लिए बैठेगा, तो उसके लिए हम तैयार नहीं है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस्तेकाम के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी सिक्योरिटी और दिफा के लिए हम हर तरह बैठने को तैयार हैं, क्योंकि ये मुल्क हम सब का, किसी की जाती जगीर नहीं है। ये 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है और इस मुल्क से हमारी किस्मतें वाबस्ता है। ना हमारे सरे महल है, ना हमारी लंदन में फ्लाइट है, ना हमारे दुबई में महल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो कुछ है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर किसी का था तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यासीन आजाद साहब, मुसरत नियाजी साहिबा, दुआ वही है जो हर दफा होती है, अल्लाह ताला मेरे मुल्क में उन हुक्मरानों को लाए जो वाकई ही मेरे मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।